कुछ लोग वक्त के साँचे में ढल गए, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो वक्त के साँचे बदल गए। वक्त को साँचे बदलने वाली शख्सियत हमारे बीच है। जोरदार तालियों के साथ चंद्रशेखर जी। क्या करोगे उसके? बहुत बहुत धन्यवाद। बिलाली गांव और इस क्षेत्र के, ये गांव है बिलाली गांव, ग्राम पंचायत और यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम तो यहाँ की जो कमेटी है उनसे ये माफी चाहता हूं कि भाई आप ये साफा मुझे पहनाना चाहते थे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मैं साफा पहन लूं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी माए बहनें और हमारे बुजुर्ग इस बारिश में बीमार पड़ जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ। देखो, प्रैक्टिकली रहना चाहिए आदमी को समय परिस्थिति के हिसाब से। जब मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे माला पहनने में, साफा पहनने में कोई दिक्कत थोड़ा ही है बताइए। जब मैं यहाँ मौजूद, मेरा कोई नुकसान थोड़ा हो रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरी माए बहनें सुबह से, मेरे बुजुर्ग जो हैं जमीन पे बैठे हुए हैं, वो बारिश में भीगे और मैं साफा पहन लूं, ये तो न्याय नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि आप इस बात को मत करो। अब मंच को ऐसा बनाओ जिसको लगे कि आप लोग जिम्मेदार बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ सब लोग। मैं माला नहीं पहनता हूँ मेरे भाई, मैं माला नहीं पहनता हूँ। लाओ हाथ लगा के स्वीकार कर लीजिए स्वागत को। ये लोग बैठो, ये पहले जो यहाँ खड़े, मीडिया को लेकर अलावा हमारे सब लोग बैठ जाओ। देखो, मैं तभी बात रखूंगा और मैं बीमार पड़ा तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर मैं बीमार पड़ा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि देख लो तुम इतनी बारिश में मुझसे बात रखवा रहे हो। बैठो, समय तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है। सवाल कर रहे हो। एक मीडिया के साथियों को छोड़ के, पुलिस के साथियों को छोड़ के बाकी हमारे सब साथी बैठ जाएं। अगर वो वास्तविकता में हमसे प्यार करते हैं तभी कह रहा हूँ बैठ जाओ। व्यवस्था हो रही है आप लोगों की वजह से। आप मिशन के साथी नहीं हो सकते हो। दूसरों को क्या हाथ हिला रहे, खुद क्यों नहीं बैठ रहे? तुम्हारे यहाँ इस तरह की इज्जत की जाती है, मुझे तो पता नहीं था। हमारे यहाँ तो कोई एक बार आके मेहमान कह दे कि बैठ जाओ तो सब लोग बैठ जाते हैं। बैठ जाओ सर, आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बारिश बहुत तेज है और शायद ये बारिश मेरा इंतजार कर रही थी कि कब मैं आऊं और ये बरसे। अच्छी बात यह है कि ये गर्मी का मौसम है, ये जितना बरसेगी इसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुझे आपसे 2-3 जरूरी बातें कहनी है। मैं सर्वप्रथम तो यहाँ की कमेटी का धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ साथ आज की सभा की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हंसराज गुर्जर जी, कृष्ण मुरारी जी, ओम प्रकाश गुर्जर जी, विजय गोठवाल जी, कैलाश गोठवाल जी, दारा सिंह जी और फूलाराम गुर्जर जी, और हमारे प्रदेश के सभी सम्मानित नेता, हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के जिले की कमेटियां, संभाग की कमेटियां, उनके अध्यक्ष, हमारे तीनों शानदार, जानदार, ईमानदार काम करने वाले प्रभारी भाई अनिल जी, भाई सत्यपाल जी, भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, और मेरे साथ चल के आए भाई विजय जी और अमित कसाना जी। देखो, मैंने आपके यहाँ मूर्ति का अनावरण करा, ये आपकी इच्छा थी कि मैं आऊं उसका अनावरण करूं। ये मेरी वक्तव्य का पहला फेस है कि आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर मूर्ति आप लोगों ने लगाई, बहुत सुंदर। इसके लिए देखो, अभी तो बात शुरू हुई ना, क्या आपका फिर बाद में ताली बजाने का मन ना करे आपका। तो मूर्ति के लिए तो बधाई। इतनी शानदार मूर्ति लगाई, इतनी सुंदर मूर्ति लगाई, इतना अच्छा आयोजन किया। एक फेज में मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूं,
बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत थे, वो महापुरुष थे जिन्होंने कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। ये बाबा साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर की, एक स्कूल की। आपको तय करना है कि आपके बच्चों का और आपका भविष्य कहां से सुधरेगा, कहां से आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनेंगे, कहां से आप वकील और तमाम तरह के अधिकारों के साथ जो है अधिकारी कर्मचारी बनेंगे, और कहां से सिर्फ आप जो है जो कुछ आपके पास है उसको लुटा के चले आओगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए समझाने के तौर पे समाज को। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बच्चियों, माओ, कि मूर्ति तो बड़ी प्यारी है, लेकिन खाली मूर्ति से काम नहीं चलेगा। मूर्ति तो बाबा साहब की आपके सबके घरों में और हमारे सबके दिलों में भी है। बाबा साहब की मूर्ति को इतना सा कुछ हो जाता है, हम संघर्ष करने लगते हैं, लेकिन बाबा साहब वही बाबा साहब जिन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार दिलाया, संविधान दिया जिसमें हमें बराबर के अधिकार दिलाए, उन अधिकारों को कैसे प्राप्त करोगे मेरे भाइयों, बताओ। अगर आप जागरूक नहीं होंगे, देखो भीड़ और भेड़ में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, और मैं आपका वो नेता नहीं हूं जिसको आपकी वोट से या आपसे कुछ लालच है। मैं आपका भाई हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे और एक गरीब परिवार से आता हूं। मैं बहुत कोई धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं। मैं अपने लोगों के हालात जानता हूं। सच ये है, आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काम पे नहीं गए होंगे, उनके घर में रात को रोटी कैसे आएगी, मैं समझता हूं अपने लोगों के हालात को। मैं ये भी समझता हूं कि मेरी माए बहनें मेरे प्यार सम्मान में यहां खड़ी है, लेकिन सच ये है कि बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिनका चूल्हा तब तक नहीं जलेगा जब तक उनके घर में आटा और बाकी सामान नहीं पहुंचेगा। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जितनी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे उतनी जिम्मेदारी आपके भी कंधों पे। आप बहुत इतना समय इसलिए लगा आप स्वागत कर रहे हैं। मैं जहां स्वागत के लिए रुकता हूं वो मुझसे मांग करते हैं कि 2 मिनट के लिए हमारे मंदिर में चलिए, 2 मिनट के लिए हमारे स्टेज पे चलिए। मैं सब जगह चला जाऊंगा। आप बार बार फोटो खिंचवाने के लिए जिद करते हैं, आपको बुरा भी लगता होगा, मैं आपको डांट देता हूं कि फोटो से बचो और काम की तरफ बढ़ो। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप नौजवान यहाँ बड़े पैमाने पे, मैं जो सिखाना चाहता हूं वो सीख के शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। मेरे साथ फोटो खिंचवाने से आपकी कोई जिंदगी नहीं बदलेगी मेरे भाई। आप देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नायक पूजा धर्म में तो अच्छी है लेकिन मिशन में खतरनाक। आप नायक पूजा ही तो कर रहे हो, मैं भी तो इंसान हूं आपके जैसा। आप मेरी तरह काम करो, देखो आप भी चंद्रशेखर बन जाओगे, आपको भी पूरी दुनिया जो है आपका समाज प्यार करेगा, आपको भी लोग सम्मान देंगे। आप भी तो मेरी तरह आओ फील्ड में मेहनत करने के लिए। आप पूछ लो मेरे साथियों से, मैं बुखार में, फीवर में आया हूं आपके यहाँ, मुझे फीवर हो रहा है, लेकिन मुझे आपके सम्मान की परवाह है कि आपने प्रोग्राम रखा, पैसे खर्च करे, आप मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं पहले आया था थाना गाजी में, आप जानते हो कितना बड़ा मामला था, और हमने संघर्ष करके न्याय दिलाया। ऐसा न्याय दिलाया कि जिस दल की सरकार है उनके राष्ट्रीय नेताओं को आना पड़ा यहाँ उस परिवार से मिलने के लिए। हमारा बल है, और ये बल बुरा मत मानिए, ये बल किसी धन्ना सेठ की वजह से नहीं आया, ये आपके संघर्षों की वजह से आया है। मैं गौरवान्वित हूं कि मैं आपका हिस्सा हूं, आपका खून हूं, लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है कि अगर मेरे होते भी आपकी जिंदगी नहीं बदल रही, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको पक्के मकान नहीं मिल रहे, आपको खाने के लिए अच्छा खाना, पीने के लिए साफ पानी और स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरा होना भी बेकार है। और मैं लंबे समय से मेहनत कर रहा हूं। मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जरूरी है आपको सुनना। मैं इंद्र मेघवाल के लिए लड़ा, मैं जितेंद्र मेघवाल के लिए लड़ा, मैं ओम प्रकाश रैगर के लिए लड़ा। जहां भी अन्याय हुआ, थाना गाजी का मामला हो, चूरू का मामला हो, सीएचए का मामला हो, जहां भी किसी के साथ अन्याय हुआ मैं लड़ा। इसलिए थोड़ा ही लड़ा कि मुझे यहां से कोई रुपए पैसा इकट्ठा करना है। मैं यहां देखता हूं कि यहां समाज तो बड़े पैमाने पे है, इनमें भाईचारा नहीं बन रहा। ये हमारे के राम जी बैठे हुए हैं, रिटायर्ड डीजीपी है, गोवा से रिटायर हुए, डीजीपी रैंक के अधिकारी है, सम्मानित अधिकारी। मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में एकता हो जाए। मैंने इसका प्रयास भी किया, क्योंकि एक जाति एक समाज से हम लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं। ये जो वोट का अधिकार है इसको संगठित करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित तो बन रहे हैं लेकिन दुश्मन नहीं पहचान रहे, तो शिक्षा क्या फायदा। और संगठित होकर अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं
तो फिर क्या फायदा। देखो, वोट दो धारी तलवार है। अगर दुश्मन को दोगे, दुश्मन ताकत इकट्ठा करके आपका इलाज करेगा, और अगर अपनों को दोगे, अपनी ताकत बनाओगे, तो उस वोट से आपके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे और किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपके साथ अन्याय करने। मैं आपके प्यार की कदर करता हूं, और आपसे ज्यादा प्यारी कदर करता हूं उनकी। ना उनका कोई फोटो होता है, ना वो मुझसे मिल पाती है, लेकिन फिर भी एक टकटकी लगा के देखती रहती है अपने बेटे को, अपने भाई को, कि हमारा भाई आया है। वो सुनने के लिए बैठी है। लेकिन सोचो, क्या मेरे हाथ में आपने इतनी ताकत दी कि मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, उनके सपने पूरे कर सकूं? ईमानदारी से बताओ, क्या दिया आपने इतनी ताकत मुझे? देखो, मैं आज आपके लिए सड़क पर लड़ सकता हूं, लेकिन अगर आपने मेरा साथ दिया, मैं गारंटी से कहता हूं कि मैंने मध्य प्रदेश में विकास, जिन अधिकारों के लिए आप रोज हाथ फैलाते हो ना कि ये हमें दे दो सरकार, ये हमें दे दो। नौजवान कह रहा है कि भाई रोजगार नहीं है, भत्ता नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, तो मुझे एक मौका देकर देखो, अगर दोबारा जिंदगी में तुम्हें किसी आगे हाथ फैलाना पड़ा तो तुम मुझे कहना। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ना तो मैं रानी का बेटा हूं, ना मैंने किसी धन्ना सेठ का जन्म लिया। मैंने इस गरीबी को, बेबसी को, लाचारी को देखा, और मैंने सपनों को चलते हुए देखा किस तरह से जो हम गरीबों के सपने कुचले जाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा राकेश भाई का और इनके साथी का जिन्होंने वो मूर्ति लगाई, लेकिन मैं आपसे अपील ये कर रहा हूं कि उनके विचारों पे चलो। सोचो, बाबा साहब ने जब ऐसे ही हमारे जैसे अपने 4 बच्चे कुर्बान किए होंगे तो उनको कितना वो होगा उम्मीद कि उनकी आने वाली पीढ़ी उनके सपनों को समझ के इस देश में अपने हक अधिकार को प्राप्त करेगी। क्या मिल पाए? आजादी को 75 साल हो गए, आज भी लोग इंसान नहीं बन पाए। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अमीरों के कुत्ते भी घी खा रहे हैं, अमीरों के कुत्ते भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, मेरे लोगों के सर पे पक्की छत भी नहीं है। ये है भारत की सच्चाई। और तब तक नहीं मिलेगी छत आपको जब तक आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे, अपना दल, अपना बल, और आपकी समस्याओं के हल के लिए आप मेरा साथ दो। क्योंकि जितने लोग अब तक आए उनको आपने साथ दिया। अगर आपकी जिंदगी बदली हो तो भूल जाओ मुझे, फिर उन्हीं के साथ रहो। और अगर आप चाहते हो कि कुछ बदले, आप बताओ बदल गया क्या? चलो अच्छा बताओ मुझे, बड़े भी लोग यहाँ बैठे हुए, बताओ अगर मेहनत मजदूरी नहीं करोगे तो रोटी मिल जाएगी आपको? अच्छा बताओ। तो जब सब कुछ आपको करना है, जबकि भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में वो शक्ति है कि बड़े से बड़े ताकतवर को जमी दर्ज कर दो, और बड़े से छोटे छोटे गरीब के बेटे को वो ताकत दे दे कि वो अपने लोगों की जिंदगी बदल सके। ये लोकतंत्र है। आपकी वोट करोड़ों रुपए से भी कीमती है, मेरी वोट करोड़ों रुपए से भी कीमती है। चाहे राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री, उसकी वोट की वैल्यू और हमारी वोट की वैल्यू बराबर है। और अगर वोट का अधिकार नहीं होता, आपकी बस्ती में नहीं आता कोई। आप सोच के देखो, जिन पर वोट का अधिकार नहीं होता, अगर आपके पास, आपकी बस्ती में नहीं आता कोई। आपकी बस्ती में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पैर इसलिए छूते हैं, आपको चाचा ताऊ इसलिए बताते हैं, आपकी बात इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास वोट है। अगर इस देश में राजतंत्र होता तो कोई नहीं आता हमारी बस्तियों में, कोई नहीं पूछता हमारे हाल क्या है। और आज लोकतंत्र है, उसके बाद भी जो आपकी वोट लेता 5 साल नहीं पूछता आप कहाँ हो। जब चुनाव आता फिर आता हाथ जोड़ के, पैर पकड़ता है, कोई पैर धोता है, कोई मिठाई लाता है, कोई शराब लाता है। भाई, इस वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब ने कुर्बानियां दी, उनसे पहले अन्य महापुरुषों ने कुर्बानियां दी, और उन्होंने कहा कि ये वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं है, गुलामी से मुक्त के लिए है। आप अपनी गुलामी को समझो तो सही, आप अपनी गुलामी को समझो, कि बेलियां काटने के लिए सोचो। फिर अच्छा सोचो, अगर होती हम पे ताकत तो क्या आपको बारिश में भीगना पड़ता? आज बता। ये सुनो, डबल तिरपाल वाला टेंट लगवाते हैं वहां से वहां तक, अगर हम पे ताकत होती है। हमें तो पता है ना आपने किस तरह अपना खून से, वो अपने मेहनत की कमाई से सींच के लगाया वो टेंट। मैं आपके साथ भीग रहा हूं, इसलिए भीग रहा हूं ये बताने के लिए कि अगर ये बेबसी खत्म करनी है तो अपनी ताकत बनाओ। क्या तो उन लोगों के भरोसे रहो जो हमेशा आपसे वादा करके धोखा देते आए। यहां भी एक अच्छी सरकार है, इतनी अच्छी सरकार है कि जब मैं हक की लड़ाई लड़ने आता हूं तो मुझे कभी जेल भेज देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी अरेस्ट कर देते हैं, डिटेन कर देते हैं, कभी यहां से पढ़ के दिल्ली छोड़ के आते हैं, और ये कहते हैं लोकतंत्र है यहाँ। मैं आपसे कहने आया हूं, आप अपनी एकता और ताकत बना लो, और एक बार मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका दो। ये लड़ाई मेरी इसलिए है क्योंकि मैं इस दर्द को समझता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, और हमारे साथी और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
इसलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मूर्ति के लिए बधाई, लेकिन लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? मूर्ति से या विचारों से? बताओ। तो विचारों में साथ दोगे नहीं दोगे? बताओ। जब आप विचारों में साथ दोगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, बड़ी गंभीरता सुनना ये बात। हमारे अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं, हंसराज जी कहाँ हैं? अच्छा, ये बैठे हैं, सरपंच जी पूर्व। देखो, मैं आपको एक बात, जिस कौम के पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती ना, उसका बताऊं क्या होता है? आज के दिन 73 गुर्जर समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए सड़क पे आए, और कितनी कोख सुनी हुई, आप आइडिया लगा लेना। 73 लोगों को एक दिन में मार दिया सरकार ने। कितने लोग थे? 73। आए क्यों थे? अगर उन पर राजनीतिक शक्ति होती तो सड़कों पे मरने आते क्या? लेकिन बुरा यह है कि जिस समाज को इस सरकार ने, जो पिछले वाली सरकार थी, जो केंद्र में भी है, उन्होंने जिस समाज के खून से होली खेल दी हो, आज वही समाज अपने लोगों की कुर्बानियों को भूल के उसी पार्टी का साथ देने का काम करता है, फिर कहता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप भी तो ऐसा ही कर रहे हो। जो आपके खून से होली खेल रहा है, जो आपके अधिकार निगलने का काम कर रहा है, जो आपके अधिकार छीनने का काम कर रहा है, जिनकी सरकार में हमारी बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही है, जिनकी सरकारों में भूखे मर रहे हैं, उन्हीं को आप लोग ताकत दे रहे हो। आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप अपनी ताकत बनाओ, अपने हाथों को मजबूत करो। हमारे यहाँ नेता हैं, जिले के लोग तमाम, सत्येंद्र बाकी साहब थी, उनका साथ दो, और एक बार इस बात को मजबूत करो कि चलो छोड़ो, इस बार हम उनके साथ नहीं, इस बार हम अपने भाई को मौका देकर देख रहे हैं, और फिर देखना बदलाव होता है नहीं होता है। मैं आपको फ्री वाला नहीं, मैं आपको ताकत वाला जीवन दूंगा, स्वाभिमान सम्मान वाला, और आपके हाथों को इतना मजबूत करूंगा कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनता मालिक है। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मेरी वजह से आज आप भीगे, मुझे बड़ी तकलीफ होगी जाते हुए, और स्पेशली मेरी माँ बहनों के लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मेरी वजह से आपको भीगना पड़ रहा है। मेरा बस चले तो मैं अपने शरीर की छतरी बना के आपको भीगने ना दूं, मैं सच बता रहा हूं। लेकिन मैं सोचो, मैं सिर्फ माला पहन के चला जाऊं या माला चढ़ा के चला जाऊं, तो भी काम नहीं चलेगा। मुझे तैयार तो आप लोग करना पड़ेगा ना। अगर मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? बताओ। तो मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। इसी तरह से हमारे महापुरुष गांव घूम के लोगों को तैयार कर रहे थे, फिर जब समाज तैयार हुआ तो ताकत बनी। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये जो बहनें बैठी, बताओ रोजगार चाहती हो नहीं चाहती हो? बताओ। जो पढ़ लिख रही है बहनें, पहले बताओ, उनसे पूछेंगे रोजगार चाहती हो नहीं चाहती हो? बताओ। जो माएं हमारी बहनें शिक्षित घर में बैठी हो, घर में रोजगार चाहती हो नहीं चाहती हो? बताओ। नहीं, तेज आवाज बताओ, ऐसे ही कुछ नहीं मिलने वाला। बताओ, चाहती हो नहीं चाहती हो? बताओ। अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई चाहती हो नहीं चाहती हो? बताओ। जो आपके बच्चे पढ़ लिख के घर पे घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार चाहती हो नहीं चाहती हो? बताओ। तो फिर वो मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लिए अपनी शक्ति बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है? तो शक्ति बनाओ, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, और आप सबके लिए मंगल कामनाएं। फिर किसी दिन आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आज क्योंकि मौसम खराब है, मगर इससे ज्यादा खराब जो मौसम है गुलामी का, उसकी बेड़ियां काटनी है। बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, इस बार पूरी ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? बताओ। ऐसा तो नहीं पैसे वालों के आगे अपने गरीब भाई को भूल जाओगे। ये तुम मुझे भूल जाओगे तो ये ताकतवर लोग तुम्हें भूल जाएंगे, याद रखना, ठीक है? अच्छा, एक जरूरी मैसेज है। देखो, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मीडिया है, बहुत बड़े बड़े प्रचार के साधन। मैं आपसे बता रहा हूं, 20 अगस्त को जयपुर में प्रोग्राम है हमारी ताकत शक्ति प्रदर्शन, हमारे सम्मान की लड़ाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 20 अगस्त को आप जयपुर जरूर आना मेरे भाइयों, ठीक है? मेरे सम्मान की रक्षा करने आना। ताकतवर लोगों से लड़ाई है, पैसे वालों से, और वो ये कहते हैं गरीब को टिकने नहीं देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, अपने भरोसे आना। मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा आपको, ना बस लगा पाऊंगा आपको, तो अपने भरोसे आना, ठीक है?
बहुत बहुत धन्यवाद।